गुड आफ्टरनून, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम सभी लोगों का। जी, क्लास लाइव हो चुकी है। ठीक अब 12 बजकर 49 मिनट हुए हैं। इट्स 12:49 नाउ। और तारीख आप जानते हैं, आज 8 जुलाई 2021 है। क्लास पूरी तरीके से लाइव है। प्रेम, अंशुल, कुमारी, सुमन, राजेश, सुशील, सर्वेश, साक्षी, विवेक, हिरेन, प्रिया, अनूप, सावन, ये कुछ लोग मुझे यहाँ पर नजर आए हैं। वेरी गुड मॉर्निंग और वेरी गुड आफ्टरनून, आप सभी लोगों का स्वागत है। जल्दी से मुझे बता दीजिए सर, ये बैच बीपीएससी के लिए सफिशिएंट है? अबे अभी तक यही पूछ रहे हो किसके लिए सफिशिएंट है, किसके लिए नहीं। सबसे पहले ये देखो, जो चीज आपको पढ़ाई जा रही है, क्या ये आपको पहले से आती थी या नहीं आती थी? अगर सब कुछ ही जो मैं यहाँ पे करा रहा हूँ वो आपको पहले से आता था, वो पहले से आपको रटा पड़ा था, आपको वो पहले से याद था, तब आपको ये सवाल पूछने की जरूरत है। अदरवाइज पहले ये देखिए आपका अपना लेवल कितना है, फिर उसके बाद ये पूछिए। और ये बैच किस किस एग्जाम के लिए कारगर है, हेल्पफुल है, ये बात हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। रोज एक ही बात पूछने की कोई बीमारी है क्या, ये बताइए, है ना? रोज एक ही सवाल आते ही, क्या सर ये बीपीएससी के लिए है? अगर मैं कह दूं कि बीपीएससी के लिए नहीं है तो बता फिर क्या करेगा? क्या ऑप्शन है तेरे पास? कोई ऑप्शन नहीं है ना? मैं कह देता हूं कि चलो ठीक है भाई, ये बीपीएससी के लिए हेल्प नहीं करेगा बैच, अगर मैंने ऐसे बोल दिया, ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे? सिंपल सी बात है ना? जिन एग्जाम के लिए पूछते हो ना, पहले उनके सिलेबस निकालिए भाई। सिलेबस देखेंगे आपको खुद से पता चल जाएगा कि किसके लिए है, किसके लिए नहीं है। चलो खैर, कोई बात नहीं, ये आलतू फालतू बातें तो चलती रहेंगी हमेशा, ये हमेशा से ही चलती रहती हैं। आ मुद्दे पर आते हैं। आप सब जानते हैं, इंडियन हिस्ट्री में हमने शुरू किया है एंशियंट इंडिया, या फिर प्राचीन भारत। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि प्राचीन भारत में सबसे पहला टॉपिक, सबसे पहला, तो सबसे पहला टॉपिक जो था सोर्सेज ऑफ एंशियंट पीरियड, या प्राचीन काल के स्रोत, ये हम डिस्कस कर चुके थे पिछली दो क्लासेस में। और मैंने आपको बताया था कि जब अगली क्लास में हम मिलेंगे तो हम बात करेंगे प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में, या प्रागैतिहासिक काल के बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं। आप जानते हैं दिस इज हिस्ट्री स्पेशल बैच, तो हम पढ़ रहे हैं इसमें इंडियन हिस्ट्री। 2 मिनट रुकेंगे भाई।
चलिए जी, शुरुआत करते हैं। आप सब जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे थे अबाउट इंडियन हिस्ट्री, या भारतीय इतिहास के बारे में। और इसमें हम बात कर रहे हैं अबाउट एंशियंट इंडिया, या प्राचीन भारत। हेडिंग डाल लीजिए। सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में। इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले प्री हिस्टोरिक पीरियड, या प्रागैतिहासिक काल। प्री हिस्टोरिक पीरियड या प्रागैतिहासिक काल। और हम सब जानते हैं कि प्रागैतिहासिक काल वो काल है या वो समय है जिसके हमारे पास केवल और केवल अवशेष हैं, लेकिन कोई भी रिटन सोर्स नहीं है या कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं है। तो जिस काल के हमारे पास केवल और केवल अवशेष हैं, लेकिन जिस काल का हमारे पास कोई भी रिटन सोर्स नहीं है या कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं है, उसी को हम क्या कहते हैं? प्री हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं, या उसी को हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। और आप जानते हैं, यदि हम बात करें प्रागैतिहासिक काल की या प्री हिस्टोरिक पीरियड की, तो जो प्रागैतिहासिक काल है इसको भी दो एजेस में क्या किया जाता है? डिवाइड किया जाता है। और वो दो एजेस जिनमें प्रागैतिहासिक काल को डिवाइड किया जाता है, हम सब जानते हैं वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहली कहलाती है स्टोन एज, जिसे आप हिंदी में कह सकते हैं पाषाण युग। और दूसरा कहलाता है कॉपर एज या ताम्र युग। और हम अच्छी तरीके से जानते हैं विच इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ मेटल एज, जिसे हम धातु युग में क्या करते हैं? कवर करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले किसके बारे में? हम बात करेंगे सबसे पहले स्टोन एज के बारे में, या हम पढ़ेंगे सबसे पहले पाषाण युग। सबसे हम पहले बात करते हैं स्टोन एज के बारे में या पाषाण युग के बारे में। और आप जानते हैं, यदि हम स्टोन एज की बात करें, यदि हम पाषाण युग की बात करें, तो स्टोन एज को भी
3 पार्ट्स में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे पहला पीरियड कहलाता है, लिखेंगे पैलियोलिथिक पीरियड या पूरा पाषाण काल। दूसरा कहलाता है मेसोलिथिक पीरियड, जिसे आप लिख सकते हैं मध्य पाषाण काल। और तीसरा होता है नियोलिथिक पीरियड या नव पाषाण काल। और तीसरा होता है नियोलिथिक पीरियड या नव पाषाण काल। और ध्यान रखेंगे, इन अलग अलग पीरियड्स को, इन अलग अलग कालों को अलग अलग तिथियों के हिसाब से क्या किया गया है, विभाजित किया गया है। और यदि हम पैलियोलिथिक पीरियड के बारे में बात करें तो अज्ञात काल से लेकर या एक अननोन पीरियड से लेकर लगभग 8000 ईसा पूर्व तक का जो पीरियड है वही क्या कहलाता है, पैलियोलिथिक पीरियड कहलाता है। उसी को हम पूरा पाषाण काल कहते हैं। इसके बाद लगभग 8000 ईसा पूर्व से लेके 4000 ईसा पूर्व तक का ही जो पीरियड है, इसे हम कहते हैं मेसोलिथिक पीरियड या मध्य पाषाण काल। और यदि हम बात करें नियोलिथिक पीरियड की तो लगभग 4000 ईसा पूर्व से लेके लगभग 2500 ईसा पूर्व तक का ही जो पीरियड है, ये कहलाता है नियोलिथिक पीरियड या नव पाषाण काल। इन 3 पीरियड्स में डिवाइड किया है हमने किसको, स्टोन एज को या पाषाण युग को। तो आप जानते हैं कि स्टोन एज में, पाषाण युग में हम सबसे पहले ही बात करेंगे किसके बारे में, अबाउट पैलियोलिथिक पीरियड या पूरा पाषाण काल के बारे में। तो चलिए हम बात करते हैं अबाउट पैलियोलिथिक पीरियड या पूरा पाषाण काल के बारे में। और ध्यान रखेंगे पूरा पाषाण काल के जो सबसे पहले अवशेष थे, पूरा पाषाण काल के सबसे पहले एविडेंस या सबसे पहले साक्ष्य 1863 में, पूरा पाषाण काल के या पैलियोलिथिक पीरियड के जो सबसे पहले साक्ष्य थे, जो सबसे पहले एविडेंस थे, वो 1863 में प्राप्त किए गए। और ध्यान रखेंगे वो व्यक्ति जिसने सबसे पहले पूरा पाषाण काल या पैलियोलिथिक पीरियड के अवशेषों को प्राप्त किया था, हिज नेम वॉज रॉबर्ट ब्रूस फूट। ध्यान रखेंगे रॉबर्ट ब्रूस फूट नामक व्यक्ति के द्वारा ही सबसे पहले 1863 में पैलियोलिथिक पीरियड या पूरा पाषाण काल के अवशेष प्राप्त किए गए थे। और जिसमें हम सब जानते हैं ही फाउंडेड अ हैंड एक्स, जिसके तहत रॉबर्ट ब्रूस फूट को प्राप्त हुई थी एक
हस्त कुल्हाड़ी या एक हैंड एक्स, और ये कहां से प्राप्त हुई थी? ध्यान रखेंगे, तमिलनाडु के मद्रास के ही निकट पल्लवरम नामक स्थान से। तमिलनाडु के मद्रास के ही निकट पल्लवरम नामक स्थान से सबसे पहले रॉबर्ट ब्रूस फूट को ही 1863 में पैलियोलिथिक पीरियड या पूरा पाषाण काल के एविडेंसेस प्राप्त हुए थे। और क्योंकि ये काम सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? रॉबर्ट ब्रूस फूट के द्वारा किया गया था, इसीलिए ध्यान रखेंगे रॉबर्ट ब्रूस फूट इज नोन एज फादर ऑफ, इसीलिए रॉबर्ट ब्रूस फूट को ही क्या कहा जाता है? फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी ऑफ इंडिया। रॉबर्ट ब्रूस फूट को ही, ध्यान रखेंगे, भारतीय प्रागैतिहासिक, इसी को भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है। और ध्यान रखेंगे इस एज को हमने, या हमारे इतिहासकारों ने, या हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने स्टोन एज क्यों कहा है, या फिर पाषाण युग क्यों कहा है? इसे स्टोन एज इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रागैतिहासिक काल में या प्री हिस्टोरिक पीरियड में जो सबसे पहले अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं वो पत्थर के अवशेष थे, यानी कि मनुष्य सबसे पहले पत्थरों के ही औजारों का इस्तेमाल किया करता था, इसीलिए हमने इसको स्टोन एज नाम दिया है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? पाषाण युग कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? रॉबर्ट ब्रूस फूट को कहा जाता है, क्योंकि रॉबर्ट ब्रूस फूट ने ही सबसे पहले 1863 में तमिलनाडु के मद्रास के निकट पल्लवरम नामक स्थान से एक हस्त कुल्हाड़ी प्राप्त की थी, एक हैंड एक्स प्राप्त की थी, जो कब की थी? जो पूरा पाषाण काल की थी, जो पैलियोलिथिक पीरियड की थी। और क्योंकि ये काम सबसे पहले रॉबर्ट ब्रूस फूट के द्वारा किया गया, इसीलिए ही इज नोन एज फादर ऑफ प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी ऑफ इंडिया। सर कनिंगम, बेटे कनिंगम को कहते हैं भारतीय पुरातत्व का जनक, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। वो केवल इंडियन आर्कियोलॉजी के जनक माने जाते हैं, ये इंडियन प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी के जनक माने जाते हैं। दोनों अलग अलग हैं, एक प्रागैतिहासिक पुरातत्व है और एक केवल पुरातत्व है, दोनों अलग अलग हैं, ध्यान रखेंगे। तो हम बात करेंगे सबसे पहले पैलियोलिथिक पीरियड के बारे में या पूरा पाषाण काल के बारे में। लिखिए, पैलियोलिथिक पीरियड इज द पीरियड ऑफ hunting and food gathering। लिखेंगे पूरा पाषाण काल को एक शिकार एवं भोजन संग्रहण का काल माना जाता है। पैलियोलिथिक पीरियड इज नोन एज द पीरियड ऑफ हंटिंग एंड फूड गैदरिंग। पैलियोलिथिक पीरियड या पूरा पाषाण काल को एक शिकार एवं भोजन संग्रहण का काल माना जाता है।
लिखेंगे इन दिस पीरियड मैन इन्वेंटेड फायर। इसी काल में मनुष्य द्वारा आग का आविष्कार हुआ। इन दैट पीरियड मैन इन्वेंटेड फायर। इसी काल में मनुष्य के द्वारा आग का आविष्कार हुआ, लेकिन आग का इस्तेमाल पैलियोलिथिक पीरियड या पूरा पाषाण काल में मनुष्य के पास नहीं था। उसने आग का आविष्कार जरूर कर लिया था, लेकिन आग के इस्तेमाल के बारे में मनुष्य के पास उस समय कोई जानकारी नहीं हुआ करते थे। और ध्यान रखेंगे, पैलियोलिथिक पीरियड में या पूरा पाषाण काल में मनुष्य पूरी तरीके से केवल और केवल शिकार पर या भोजन संग्रहण पर क्या किया करता था, निर्भर किया करता था। एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचरण किया करते थे लोग, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जगह बदल बदल कर क्या रहा करते थे, लोग रहा करते थे। और हम सब जानते हैं, पत्थरों के बड़े बड़े औजार बनाकर ये लोग पशुओं का या जंगली जीव जंतुओं का शिकार किया करते थे, और एक शिकारी के रूप में ही मनुष्य उस समय रहा करता था। और ध्यान रखेंगे, मैन मेड सम इक्विपमेंट्स ऑफ स्टोन्स इन दैट पीरियड। मनुष्य के द्वारा इस काल में पत्थरों के कुछ औजार बनाए गए थे जिनका इस्तेमाल मनुष्य के द्वारा किया जाता था, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण औजार कहलाते थे हैंड एक्सिस, क्लीवर्स और स्क्रैपर्स। भाई हस्त कुल्हाड़ी या हैंड एक्स, क्लीवर्स और स्क्रैपर्स, ये वो कुछ महत्वपूर्ण औजार हुआ करते थे जिनका इस्तेमाल मनुष्य पैलियोलिथिक पीरियड या पूरा पाषाण काल में किया करता था। और ध्यान रखेंगे, इन्हीं औजारों के एविडेंसेस या साक्ष्य इन्हीं औजारों की एविडेंसेस या साक्ष्य हम सब जानते हैं मुख्य रूप से 3 जगहों पर प्राप्त हुए हैं। एक लिख लीजिएगा, बेलन रिवर वैली या बेलन नदी घाटी। दूसरा लिखिए सोहन रिवर वैली या सोहन नदी घाटी। और एक लिखेंगे नर्मदा रिवर वैली। या नर्मदा नदी घाटी। ये वो कुछ मुख्य स्थल हैं, ये वो कुछ मुख्य जगहें हैं जहां से हमें पूरा पाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे, पूरे के पूरे पैलियोलिथिक पीरियड के या पूरे के पूरे पूरा पाषाण काल के हमें कहीं से भी मनुष्य के अवशेष नहीं मिले हैं। ना तो हमें कोई मानव कंकाल मिला है, ना ही किसी भी मानव या मनुष्य होने के हमें और कोई एविडेंसेस मिले हैं पूरा पाषाण काल से या पैलियोलिथिक पीरियड से। हाँ, लेकिन कुछ औजार जरूर प्राप्त होते हैं, जैसे हैंड एक्सिस, क्लीवर्स और स्क्रैपर्स, जो बेलन रिवर वैली, बेलन नदी घाटी, सोहन नदी घाटी और नर्मदा नदी घाटी से हमें क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। इसके अलावा हमें
इसी पीरियड की कुछ केव पेंटिंग्स या गुफा चित्रकारी भी क्या हुई है, प्राप्त हुई है। और जो कहां से मिली है, ध्यान रखेंगे, मध्य प्रदेश के भोपाल के निकट भीमबेटका नामक स्थान से। मध्य प्रदेश के भोपाल के भीमबेटका नामक स्थान से हमें कुछ गुफा चित्रकारियां भी पुरापाषाण काल की प्राप्त हुई हैं। मनुष्य का अवशेष, जैसे मैंने बताया, तो मानव कंकाल हो सकते हैं, स्केलेटन्स हो सकते हैं। इसके बाद अगला लिखिए, मेसोलिथिक पीरियड। या मध्य पाषाण काल, जो लगभग 8000 ईसा पूर्व से लेके 4000 ईसा पूर्व तक का पीरियड है। लगभग 8000 बीसी से लेकर 4000 बीसी तक का पीरियड ही क्या कहलाता है, मध्य पाषाण काल कहलाता है या मेसोलिथिक पीरियड कहलाता है। और ध्यान रखेंगे, मेसोलिथिक पीरियड के सबसे पहले साक्ष्य मेसोलिथिक पीरियड या फिर मध्य पाषाण काल के सबसे पहले एविडेंस या सबसे पहले साक्ष्य 1857 में C.L. कार्लाइज के द्वारा प्राप्त किए गए। C.L. कार्लाइज नामक ही एक पुरातात्विक या एक आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा मेसोलिथिक पीरियड या मध्य पाषाण काल के सबसे पहले क्या मिले थे, कुछ सोर्सेस या कुछ एविडेंसेस मिले थे या कुछ साक्ष्य मिले थे। और ध्यान रखेंगे, ये बेसिकली क्या थे, लिखेंगे इन्हें माइक्रोलिथ्स कहा गया है। जो कि बेसिकली पत्थरों के बने छोटे आकार के उपकरण थे। पुरापाषाण काल में या पैलियोलिथिक पीरियड में तो मनुष्य पत्थरों के द्वारा बड़े बड़े औजार बनाया करता था जानवरों का शिकार करने के लिए। लेकिन यदि हम पुरापाषाण काल को मध्य पाषाण काल से कंपेयर करें तो मेसोलिथिक पीरियड में या मध्य पाषाण काल में वो पत्थरों के औजार, वो पत्थरों के उपकरण जिसका साइज काफी बड़ा हुआ करता था पुरापाषाण काल में या फिर पैलियोलिथिक पीरियड में, अब उनका साइज कंपैरेटिवली मध्य पाषाण काल में क्या हुआ, छोटा हुआ। अब वो छोटे साइज के उपकरण रह गए थे जिन्हें क्या कहा जाता था, जिन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता था।
और ध्यान रखेंगे मेसोलिथिक पीरियड ही वो पीरियड था जिसमें मानव मस्तिष्क का थोड़ा सा विकास हुआ। और अभी तक तो मनुष्य केवल और केवल, हम सब जानते हैं क्या कर रहा था, अभी तक तो मनुष्य केवल और केवल जंगली जानवरों का या पशुओं का शिकार कर रहा था। लेकिन ध्यान रखेंगे इन मेसोलिथिक पीरियड, लिखेंगे लेकिन मध्य पाषाण काल में, इन मेसोलिथिक पीरियड मैन स्टार्टेड डोमेस्टिकेशन, लिखेंगे मनुष्य के द्वारा पशुपालन की शुरुआत की गई। मैन स्टार्टेड डोमेस्टिकेशन, मनुष्य के द्वारा पशुपालन की शुरुआत की गई। और मुख्य रूप से दो जगहें, और मुख्य रूप से दो जगहें ऐसी हैं जहां से मनुष्य के द्वारा पशुपालन किए जाने के क्या मिले हैं, एविडेंसेस मिले हैं। सबसे पहला लिखेंगे मध्य प्रदेश का आदमगढ़, मध्य प्रदेश का आदमगढ़ और राजस्थान का बागौर। मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से और राजस्थान के बागौर नामक स्थान से ही हमें मनुष्य के द्वारा पशुपालन किए जाने के क्या मिले हैं, सबसे पहले साक्ष्य मिले हैं। और अगली बात ध्यान रखेंगे कि मेसोलिथिक पीरियड ही वो पीरियड था या मध्य पाषाण काल, मेसोलिथिक पीरियड या मध्य पाषाण काल ही वो समय था जिसमें हमें प्राप्त हुए हैं फर्स्ट एविडेंसेस ऑफ ह्यूमन स्केलेटन्स, मानव अस्थियों के या मानव कंकाल के मानव अस्थियों के प्रथम साक्ष्य भी हमें कहां से मिले हैं, मेसोलिथिक पीरियड से ही मिले हैं। और ध्यान रखेंगे मेसोलिथिक पीरियड के ही कुछ मानव अस्थियां या कुछ मानव कंकाल हमें प्राप्त हुए हैं दो स्थान से, एक सराय नाहर और दूसरा महदहा। सराय नाहर और महदहा नामक स्थान से ही हमें मानव अस्थियों के सबसे पहले साक्ष्य मिले हैं, जो कहां पर है, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के ही समीप सराय नाहर और महदहा नामक स्थान पर मानव अस्थियों के सबसे पहले अवशेष या एविडेंस हमें प्राप्त हुए हैं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के महदहा और सराय नाहर नामक स्थान से।
नेक्स्ट, अगला लिखिए, नियोलिथिक पीरियड। नियोलिथिक पीरियड या नवपाषाण काल, जो कि लगभग 4000 बीसी से लेकर 2500 बीसी तक का पीरियड है, नवपाषाण काल। और ध्यान रखेंगे, नवपाषाण काल के सबसे पहले साक्ष्य नियोलिथिक पीरियड के सबसे पहले एविडेंसेस या सबसे पहले साक्ष्य 1860 ईस्वी में ली मैसूरियर के द्वारा प्राप्त किए गए थे। ली मैसूरियर नामक ही एक आर्कियोलॉजिस्ट, एक पुरातात्विद था, जिसने सबसे पहले 1860 में नियोलिथिक पीरियड या नवपाषाण काल के अवशेषों की खोज की थी। और ध्यान रखेंगे, ली मैसूरियर के साथ साथ डॉक्टर प्राइम रोज, डॉक्टर प्राइम रोज भी वो व्यक्ति हैं जिनके द्वारा नियोलिथिक पीरियड के अवशेषों की खोज की गई थी, जो कहां की बात है, इन कर्नाटका। लिखेंगे, इन दिस पीरियड in this period man started agriculture। लिखेंगे, इसी काल में इसी काल में मनुष्य ने कृषि की शुरुआत की। इसी काल में मनुष्य के द्वारा कृषि की शुरुआत की गई। और हम सब जानते हैं, मनुष्य के द्वारा कृषि किए जाने की प्रथम साक्ष्य हमें पाकिस्तान के बलूचिस्तान के मेहरगढ़ नामक स्थान से प्राप्त हुए। मनुष्य के द्वारा कृषि किए जाने के सबसे पहले एविडेंसेस पाकिस्तान के बलूचिस्तान के मेहरगढ़ नामक स्थान से एविडेंसेस मिलते हैं। और वहीं से मिले एविडेंसेस से ये जानकारी मिलती है कि मनुष्य के द्वारा सबसे पहले जौ, गेहूं और कपास की खेती की गई थी। मनुष्य के द्वारा जौ, गेहूं और कपास की सबसे पहले खेती की गई थी।
इसके अलावा लिखेंगे नव पाषाण काल में ही मनुष्य के द्वारा पहिए का आविष्कार किया गया था, या हम कह सकते हैं डिस्कवरी ऑफ व्हील। पहिए का आविष्कार भी मनुष्य के द्वारा नव पाषाण काल में ही किया गया था, और नव पाषाण काल में ही फर्स्ट एविडेंस ऑफ राइस ग्रेन्स, या हम कह सकते हैं चावल की कृषि के प्रथम साक्ष्य हमें उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के निकट या प्रयागराज के निकट कोल्डी हवा नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश का ही कोल्डी हवा नामक स्थान वो जगह है जहां पर मनुष्य के द्वारा सबसे पहले चावल की कृषि किए जाने के साक्ष्य या एविडेंसेस हमें मिले हैं। इसके अलावा लिखिए मानव कंकालों के साथ कुत्ते की अस्थियां, या आप लिख सकते हैं एविडेंसेस ऑफ ह्यूमन स्केलेटन्स along with bones of dogs। नियोलिथिक पीरियड में ही या नव पाषाण काल में ही हमें कुछ ऐसी मानव अस्थियां मिली हैं, कुछ ऐसे मानव कंकाल मिले हैं जिनकी कब्र में मनुष्य के साथ साथ या व्यक्ति के साथ साथ उसके पालतू कुत्ते को भी दफनाया गया था, या तो कुत्ते को भी दफनाया जाता था इससे पहले। इसीलिए वहां पर हमें उन कब्रों में कुत्ते की अस्थियां भी प्राप्त हुई हैं। और ध्यान रखेंगे दो जगहें, जम्मू कश्मीर का बुर्जु होम और गुफ कराल नामक स्थान, जम्मू कश्मीर के ही बुर्ज होम और गुफकराल नामक स्थान पर हमें मानव अस्थियों के साथ साथ कुत्ते की अस्थियां भी एक कब्र में प्राप्त हुई हैं, जिससे हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने ये अनुमान लगाया है या ये एज्यूम किया है कि उस समय मनुष्य के साथ साथ उसे उसके पालतू कुत्ते को भी उसके साथ दफनाया जाता था। और शायद इसीलिए हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ये निष्कर्ष निकालते हैं और ये कहते हैं कि शायद मनुष्य के द्वारा सबसे पहले अपना पालतू बनाया ही किसको गया था, सबसे पहले मनुष्य के द्वारा अपना पालतू कुत्ते को ही बनाया गया था। नोट करेंगे।
इसके अलावा लिख लीजिएगा, अधिक मात्रा में अस्थियों के उपकरण, अधिक मात्रा में अस्थियों के उपकरण और हिरणों के सींग, जो कि नव पाषाण काल के ही हैं, जो कि नियोलिथिक पीरियड के ही हैं, ये हमें प्राप्त हुए हैं बिहार के चिरांद नामक स्थान से। बिहार के चिरांद नामक स्थान से ही हमें प्रचुर मात्रा में अस्थियों के उपकरण और हिरणों के सींग प्राप्त हुए हैं, जो भी कब के बताए जाते हैं, नव पाषाण काल के बताए जाते हैं। और क्योंकि नव पाषाण काल में ही मनुष्य के द्वारा कृषि की शुरुआत की गई थी, और ध्यान रखेंगे क्योंकि एग्रीकल्चर नियोलिथिक पीरियड के ही लोगों ने शुरू किया था, इसीलिए हम कह सकते हैं कि स्थायी घर बनाकर रहने की शुरुआत सबसे पहले इसी काल में हुई थी। मनुष्य के द्वारा सबसे पहले इसी काल में स्थायी घर बनाकर रहने की शुरुआत हुई थी भाई, क्योंकि पैलियोलिथिक पीरियड में तो आप जानते हैं कि मनुष्य केवल एक शिकारी हुआ करता था, एक भोजन संग्राहक हुआ करता था, फूड गैदरर हुआ करता था, और भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचरण किया करता था और जगहें बदल बदल कर रहा करता था। लेकिन यदि हम बात करें नियोलिथिक पीरियड में, तो क्योंकि नियोलिथिक पीरियड में मनुष्य के द्वारा कृषि किए जाने की शुरुआत हो चुकी थी, इसीलिए वो स्थायी घर बनाकर भी रहने लगा था। तो हम कह सकते हैं कि हमारे इतिहास में जो सबसे पुराने कृषक हुए या जो सबसे पुराने किसान हुए, वो नियोलिथिक पीरियड या नव पाषाण काल में ही हुए। और एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि जो नियोलिथिक पीरियड में ही हुई, जो नव पाषाण काल में हुई, वो हम सब जानते हैं क्या थी। मनुष्य के द्वारा अपने लिए सबसे पहली धातु के आविष्कार की घटना। भाई हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं, वैसे तो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट या हमारे इतिहासकार ये कहते हैं कि मनुष्य के द्वारा जो सबसे पहली मेटल खोजी गई, जो सबसे पहली धातु खोजी गई, दैट वाज कॉपर। वो कौन सी थी? तांबा, वो कॉपर थे। लेकिन यदि हम कॉपर के सबसे पहले एविडेंस या कॉपर की सबसे पहली खोज के बारे में बात करें, तो लगभग 4-5 हजार ईसा पूर्व में कॉपर की सबसे पहली खोज के हमें क्या मिलते हैं? प्रमाण मिलते हैं। लेकिन मुख्य रूप से हमारे आर्कियोलॉजिस्ट का ये कहना है कि जब ईसा को जन्म लेने में लगभग 3000 साल बाकी थे, कहने का मतलब नियोलिथिक पीरियड के ही दौरान या नव पाषाण काल में ही लगभग 3000 बीसी या 3000 बीसी के ही आसपास मनुष्य के द्वारा अपने लिए सबसे पहली धातु खोज ली गई, विच वॉज कॉपर, जो कौन सी थी? तांबा। और जैसे ही आप जानते हैं तांबे की खोज हुई, जैसे ही कॉपर मनुष्य के द्वारा खोजा गया, तो हम सब जानते हैं कि अब रंगा हुआ बर्तन किस काल में है? देखिए, वो पॉटरीज जो पेंटेड हुआ करती थी, या फिर पेंटेड पॉटरीज या रंगे हुए जो बर्तन हुआ करते थे, वो नव पाषाण काल में ही इस्तेमाल किए जाते थे।
मनुष्य के द्वारा सबसे पहली धातु कॉपर या तांबे की खोज की गई, और अब हम सब जानते हैं कि मनुष्य ने पत्थरों के साथ साथ तांबे का भी इस्तेमाल शुरू कर दिया। और ध्यान रखेंगे, लगभग 3000 ईसा पूर्व से लेकर लगभग 2000 ईसा पूर्व तक का ही जो पीरियड रहा, उसी को क्या कहा गया? उसी को कॉपर एज कहा गया, या उसी को ताम्र युग कहा गया। और ध्यान रखेंगे, कॉपर एज या ताम्र युग ही क्या कहलाता है? इसी को चालकोलिथिक पीरियड भी कहते हैं। इसी को चालकोलिथिक पीरियड भी कहा जाता है। तो इस बात से हमें ये जानकारी मिलती है, या इस बात से हम ये कह सकते हैं कि जो नियोलिथिक पीरियड का अंतिम चरण था, या हम कह सकते हैं या लेटर नियोलिथिक पीरियड में ही मनुष्य के द्वारा तांबे का भी इस्तेमाल किया जाने लगा। और हम सब जानते हैं, जो मनुष्य था अब वो प्रवेश कर चुका था किसमें? कॉपर एज में या ताम्र युग में। लेकिन यदि हम तांबे के इस्तेमाल के बारे में बात करें, तो आप जानते हैं कि तांबे का जो इस्तेमाल था वो मनुष्य के द्वारा सबसे ज्यादा हमारे देश की सबसे पुरानी सभ्यता में किया गया था, विच इज नोन एज इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्योंकि जब नियोलिथिक पीरियड समाप्त हुआ, तो लगभग हम सब जानते हैं ईसा के जन्म से लगभग 2500 साल पहले ही मनुष्य के द्वारा खोज कर ली गई स्क्रिप्ट्स की या लिपियों की। और जब मनुष्य के द्वारा लिपियों का आविष्कार कर लिया गया, तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि अब मनुष्य ने पढ़ना लिखना भी शुरू कर दिया। और धीरे धीरे मनुष्य सभ्य होने लगा। और जैसे ही लिपि का आविष्कार हुआ, तो आप जानते हैं कि फिर हम उसे प्री हिस्टोरिक पीरियड नहीं कहेंगे, बल्कि क्या कहेंगे? प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड कहेंगे। हम उसे आद्य ऐतिहासिक काल कहेंगे। और जैसे ही मनुष्य के द्वारा लिपियों का आविष्कार होता है, तो हम आद्य ऐतिहासिक काल में प्रवेश कर जाते हैं। और आप जानते हैं कि आद्य ऐतिहासिक काल में ही हमारे देश की सबसे पहली सभ्यता शुरू हुई थी, सबसे पहली सिविलाइजेशन शुरू हुई थी, विच इज नोन एज इंडस वैली सिविलाइजेशन, या जिसे हम सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। और सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों ने ही सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया था किसका? कॉपर का। क्यों इस्तेमाल किया था? क्योंकि सिंधु वासियों ने ही कॉपर में टिन मिलाकर किसका निर्माण किया? कांसे का निर्माण किया या ब्रॉन्ज का निर्माण किया। और हम सब जानते हैं कि फिर शुरू हुई इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे हम ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहते हैं। और यदि हम ताम्र युग की बात करें या कॉपर एज की बात करें, तो ध्यान रखेंगे मुख्य रूप से गंगा घाटी और गंगा यमुना दोआब से ही हमें तांबे की बनी हुई कुछ मूर्तियां, भाले एवं अन्य उपकरण प्राप्त होते हैं। लेकिन मुख्य रूप से सबसे ज्यादा तांबे का इस्तेमाल सिंधु वासियों के द्वारा ही किया गया था।
चलिए जी, यहां पर बात होती है खत्म किसकी? प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में या प्रागैतिहासिक काल के बारे में। कल आपसे मुलाकात जब होगी तो हम बात करेंगे किसके बारे में? हम बात करेंगे प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड के बारे में या आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में, और जानेंगे अपने देश की सबसे पहली दो सभ्यताओं के बारे में, एक हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता, और एक हम सब जानते हैं जिसे वैदिक सिविलाइजेशन या वैदिक सभ्यता कहा जाता है। चलिए जी, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। कल आपसे मिलते हैं और कल हम शुरू करेंगे प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।